दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक जानकारी के माध्यम से बताया जाता है कि प्राचीन इजिप्ट के किंग मेमटप ने अंडरवर्ल्ड के गॉड अनुबिस से समझौता करके एक ऐसी शक्तिशाली तलवार का निर्माण किया था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। जिस भी इंसान के पास यह तलवार होगी वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। और जिस भी इंसान को इस तलवार से खत्म किया जाएगा उसकी आत्मा एक जादुई किताब के अंदर कैद हो जाएगी जिसका नाम बुक ऑफ सोल्स है। इसके बाद हम नैपशरिक को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों के साथ एक मकबरे में आता है और सैनिकों को वहां रखे ताबूत को खोलने का आदेश देता है। दरअसल नैपशरिक उस तलवार को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तभी मेनपोर नाम की महिला उसे उस तलवार को लेने से रोकती हैं और उससे कहती हैं कि यह तलवार श्रापित है। लेकिन इसके बावजूद नैप शरीक मैमेटॉप के ताबूत को ओपन करके उस श्रापित तलवार को निकाल देता है। अब जैसे ही नैप शरीक उसे अपने हाथों में लेता है वह तलवार अपने आप ही चमकने लगती है और तभी तलवार की शक्तियां नैप शरीक के अंदर समा जाती हैं, जिसके चलते वह किसी दानव की तरह दिखाई देने लगता है। तलवार प्राप्त कर लेने के बाद नैप शरीक पूरी दुनिया के राजाओं को मारकर उनके राज्यों पर अपना कब्जा जमा लेता है और खुद को ईश्वर कहलाने लगता है। लेकिन हमेशा से उसका एक दुश्मन रहा है जिसने उसके बहुत सारे लोगों को मार डाला था, जिसका नाम स्कॉर्पियन किंग है, यानी मैथ्यू। इसके बाद हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो एक छोटे से कस्बे में रहता है जहां पर वह तलवार बनाने का काम करता है। वही हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एविल है और वह बड़ा होकर मैथ्यू जैसा योद्धा बनना चाहता है। अब मैथ्यू अपना काम निपटाने के बाद जंगल में शिकार पर चला जाता है। शिकार करते वक्त उसे एक बाज दिखाई देता है। दूसरी तरफ गांव में एविल अपने दोस्त मैथ्यू के लिए कुछ खास बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उस गांव में नैप शरीक की सेनापति खेंसा अपने कुछ सैनिकों के साथ आकर गांव के लोगों से स्कॉर्पियन किंग के बारे में पूछती हैं। लेकिन गांव के लोग उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। तब खेंसा के सैनिक पूरे गांव में आग लगा देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहां पर मैथ्यू भी आ जाता है और उसे देखते ही खेंसा के सैनिक उस पर अटैक करने लगते हैं। अब मैथ्यू भी उनसे फाइट करने लगता है और खेंसा के सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है। मैथ्यू उन सैनिकों पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी उनमें से एक सैनिक मैथ्यू पर तीरों से अटैक करने लगता है, जिससे मैथ्यू बहुत घायल हो जाता है। यह देखकर एविल मैथ्यू की तरफ भागता है, लेकिन तभी खेंसा उसे पकड़ लेती हैं और उसके गले पर चाकू रखकर मैथ्यू को बताती हैं कि उसने नैप शरीक से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैथ्यू खेंसा से कहता है कि तुम उस बच्चे को जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन खेंसा उसकी बात मानने से इनकार कर देती हैं और उसे मैथ्यू के सामने ही मार डालती हैं। दरअसल एविल मैथ्यू के लिए एक स्कॉर्पियन बनाकर लाया था। यह देखकर मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और वह खेंसा पर अटैक करने ही वाला था कि तभी खेंसा उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे पिंजरे में डालकर अपने साथ लेकर चली जाती हैं। रात होने पर जब खेंसा और उसके साथी रेस्ट कर रहे होते कि तभी वहां टाला नाम की लड़की आकर उन सैनिकों पर टूट पड़ती है और सभी को खत्म करके मैथ्यू को अपने साथ लेकर चली जाती है और उसे एक जगह लाकर उसके चारों ओर घेरा बनाकर मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। तभी आग से बहुत सारे बिच्छू निकलकर मैथ्यू को काटने लगते हैं, जिससे मैथ्यू दर्द से चीखने लगता है। लेकिन जब अगली सुबह मैथ्यू की आंख खुलती है तब हम देखते हैं उसके सारे जख्म ठीक हो चुके थे। अब मैथ्यू टाला से पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया। तब टाला उसे बताती हैं कि वह वेल्थेजार की बेटी है जो न्यूविया के किंग है। दरअसल नैपशरीक ने हमारे ट्राइब के बहुत से लोगों को मार डाला है और उनके घरों को जला दिया। जो बचे हैं उनमें से बहुत से लोगों को बंदी बना लिया है। इसलिए मेरे पिता ने, जो कि कबीले के सरदार थे, उन्होंने मरते समय मुझे तुम्हारे पास भेजा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तुम नैपशरीक से युद्ध लड़ने में हमारी मदद जरूर करोगे। इस पर मैथ्यू टाला से कहता है, मैं कोई योद्धा नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर टाला उसे बेल्थेजार के बारे में बताती हैं कि बेल्थाजार मैथ्यू का एक अच्छा दोस्त था जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। यह सुनकर मैथ्यू टाला और उसके ट्राइब के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
इसके बाद टाला उसे बताती है कि नैप शरीक अब एक शैतान में बदल चुका है, लेकिन उसकी ताकत वह श्रापित तलवार है। जब तक वह तलवार उसके हाथ में है, उसे कोई नहीं मार सकता। उसे कोई चीज अगर रोक सकती है तो वह है एक जादुई किताब, जिसका नाम बुक ऑफ सोल्स है। और वह किताब हमें सोरेल के किले में मिलेगी, लेकिन हमें जल्द ही उसे हासिल करना होगा। इसके बाद मैथ्यू और टाला बुक ऑफ सोल्स को लेने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम मैनपोर को देखते हैं, जिसका वफादार बाज उसके पास आकर उसे मैथ्यू के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद मैनपोर नैपशरीक को बताती हैं कि तुम्हारा दुश्मन बुक ऑफ सोल्स लेने जा रहा है, जो इस तलवार की शक्तियों को खत्म कर सकती हैं। यह सुनकर नैपशरीक थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद वो मैथ्यू को पकड़ने के लिए खेंसा को उसके पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ सफर के दौरान मैथ्यू और टाला को एक वीरान जगह दिखाई देती है, जहां पर बहुत से लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। अब मैथ्यू को वहां पर कुछ महसूस होता है। तभी अचानक उन पर तीरों की बौछार होने लगती है, लेकिन उन्हें एक भी तीर नहीं लगता। तभी उनके सामने कुछ आदिवासी आकर उन्हें पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं। इसके बाद आदिवासियों का लीडर वहां पर आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहां किस लिए आए हो। इस पर टाला उसे बताती हैं कि वह न्यूविया की योद्धा हैं और वह इस जगह से गुजर रहे थे, लेकिन उस लीडर को लगता है कि वह नेप्सरिक के जासूस हैं। तभी वहां पर आदिवासी लोगों का गुरु आकर लीडर को बताता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्कॉर्पियन किंग है, और हम इसे इस तरह बंदी बनाकर ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए इन्हें जाने दो। इसी में हमारे ट्राइब की भलाई है। अब लीडर मैथ्यू से कहता है कि तुम स्कॉर्पियन किंग हो, जो कि एक कातिल भी हैं। इस पर मैथ्यू लीडर से उसका नाम पूछता है। तब वह उसे अपना नाम उरूक बताता है। इसके बाद मैथ्यू उरूक से एक डील करता है। वह उससे कहता है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, जिसमें मैं भागूंगा और तुम्हारे 5 आदमी मेरे पीछे तीर कमान लेकर मुझ पर हमला करेंगे। अगर वो मुझे इस खेल में हरा दोगे तो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा, और अगर मैंने उन्हें मार डाला तो तुम हम दोनों को यहां से जाने दोगे। इस पर उरूक मान जाता है। इसके बाद वो एक तीर को छोड़कर खेल शुरू करता है। अब मैथ्यू उस तीर को लेकर भागने लगता है। वही उरूक और उसके 4 आदमी उसे मार गिराने के लिए मैथ्यू के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अब मैथ्यू छुपकर उसके लोगों पर अटैक करने लगता है और एक एक करके उरूक के चारों आदमियों को टपकाकर उसी के गले पर चाकू रख देता है। लेकिन मैथ्यू ने उसके एक भी आदमी को जान से नहीं मारा था, इसीलिए उरूक उसका धन्यवाद देता है और डील के मुताबिक उन्हें वहां से जाने देता है, जिसके बाद दोनों फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में एक प्रवेश द्वार दिखाई देता है, लेकिन उसकी दूसरी साइड कोई किला या बिल्डिंग नहीं होती है। बस उसके चारों ओर सुनसान रेगिस्तान होता है। अब टाला उस गेटवे पर लिखी पहेली को पढ़ती हैं। इसके बाद वो अपने पास मौजूद पत्र को पढ़ती है, जिसमें इस गेटवे का भी जिक्र था। उसमें लिखा था कि उन्हें उस प्रवेश द्वार को पार करके कुछ कदम आगे जाने पर एक लॉक मिलेगा। इसके बाद वो दोनों उस लॉक को ढूंढ लेते हैं। अब टाला उस लॉक में अपने पास मौजूद भाले को उस लॉक के होल में फिट कर देती है। दरअसल वह भाला एक डिवाइस की तरह होता है, लेकिन फिर भी वह लॉक नहीं खुलता। तब टाला उस द्वार पर लिखी पहेली को फिर से पढ़ती हैं और फिर उस पहेली को सुलझाकर भाले पर लगे डिवाइस के लेंस को सही दिशा में घुमाती है। तब चांद की रोशनी उन लेंस से टकराकर प्रवेश द्वार पर लिखी पहेली पर पड़ती है, जिससे उस प्रवेश द्वार का पोर्टल खुल जाता है। यह देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो उस पोर्टल से होते हुए सुरेल के किले में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दोनों उस जादुई किताब बुक ऑफ सोल्स को ढूंढने लगते हैं कि तभी पत्थर से बना एक मॉन्स्टर अचानक मैथ्यू पर अटैक करने लगता है। अब टाला अपने भाले को उसके शरीर के पार कर देती है। तब वह मॉन्स्टर उसे भी उछालकर दूर फेंक देता। तभी एक खूबसूरत लड़की पानी से निकलती है, जिसका नाम अमीना होता है। वह एंड्रिको को रुक जाने के लिए कहती है। अब एंड्रिको उसकी बात मानकर रुक जाता है। इसके बाद वह लड़की अपनी शक्तियों से उनके मस्तिष्क पढ़ लेती है और उन्हें पहचान लेती है कि वह दोनों कौन है। इसके बाद वह उनसे पूछती कि वो दोनों यहाँ किस लिए आए हैं। इस पर टाला उसे बताती हैं कि दरअसल मुझे मेरे ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए बुक ऑफ सोल्स की जरूरत है। ये सुनकर अमीना उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं लगता बुक ऑफ सोल्स यहाँ होगी। अब टाला अपने पास रखी पहेली को पढ़ने लगती हैं और मैथ्यू को पढ़कर बताती है कि बुक ऑफ सोल्स के शब्द नीली रोशनी में दिखाई देते हैं।
तब मैथ्यू अमीना को नीली रोशनी में खड़े होने के लिए कहता है। अब जैसे ही अमीना रोशनी में खड़ी होती हैं, उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे नाम दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें उस तलवार से मारा गया था। यह देखकर वह दोनों दंग रह जाते हैं। इसका मतलब बुक ऑफ सोल्स और कोई नहीं, बल्कि अमीना ही है। इसके बाद अमीना उन्हें बताती है कि एंडोकू मेरा रक्षक है, जो हमेशा मेरी रक्षा करता है, लेकिन वो मुझे कभी इस जगह से बाहर कदम नहीं रखने देता, क्योंकि मेरे पिता ने इसे मेरी रक्षा करने के लिए ही अपने जादू से बनाया था। अब टाला अपने हाथ में एक जलता दिया लेकर आती हैं, जिसे देखकर एंड्रू को बहुत घबरा जाता है। तब अमीना उसे समझाती हैं। इसके बाद अमीना मैथ्यू और टाला को बताती हैं कि एंड्रू को आग से बहुत डर लगता है, और आग उसे छू ले तो वह पिघल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खेंसा अपने सैनिकों के साथ मैथ्यू को ढूंढते हुए उसी आदिवासी लोगों के इलाके में पहुंच जाती है, लेकिन वह आदिवासी उन्हें वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं देते हैं। तब खेंसा उरूक को धमकाती हुए कहती हैं कि हमारे राजा नैब शरीक ने हमें बुक ऑन ऑफ सोल्स लेने भेजा है। इस पर उरूक उससे कहता है कि यहां से आगे जाना है तो पहले तुम्हें हमसे फाइट करना होगा। ये सुनकर खेंसा वापस लौटने में ही भलाई समझती हैं, क्योंकि आदिवासी लोगों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ मैथ्यू अमीना से पूछता है कि आखिर हम उस श्रापित तलवार को कैसे खत्म कर सकते हैं। इस पर अमीना उसे बताती हैं कि तुम्हें मेमटॉप के ताबूत को ढूंढना होगा। अब मैथ्यू अमीना से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर अमीना उसे बताती है कि एंड्रू को किसी भी कीमत पर मुझे यहां से बाहर जाने नहीं देगा। तब मैथ्यू एक प्लान बनाता है, और जब वह तीनों उस पोर्टल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी टाला पोर्टल के रास्ते पर आग लगा देती है, जिससे डरकर एंड्रू को वहीं रह जाता है। और इसके बाद वह तीनों पोर्टल से निकल आते हैं और फिर मेमटॉप के ताबूत को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही खेंसा अपने सैनिकों के साथ उस गेटवे तक पहुंच जाती है, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम मैथ्यू और अमीना को देखते हैं, जो एक दूसरे के करीब आते जा रहे होते हैं, कि तभी वहां पर खेंसा के सैनिक आकर उनसे पूछते हैं कि वह किताब कहाँ है। इस पर मैथ्यू उन्हें जवाब देता है कि हमारे पास ऐसी कोई किताब नहीं है। यह सुनकर वह सैनिक उन पर अटैक करने लगते हैं। अब मैथ्यू और टाला उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं, और एक एक करके वह खेंसा के सैनिकों को मारते जा रहे थे, लेकिन वह सैनिक ज्यादा होने के कारण उन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहां पर एंड्रू को भी आ जाता है और अपने गद्दे से उन सैनिकों पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो तीनों सभी सैनिकों को मार डालते हैं। तब एंड्रू को मैथ्यू पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया, लेकिन अमीना उसे प्यार से समझाती है। तब वह मान जाता है, जिसके बाद वह चारों आगे बढ़ते हुए अकाबा शहर के बंदरगाह में एंटर हो जाते हैं, जहां पर खेंसा अपने सैनिकों के साथ पहले से मौजूद थी। अब मैथ्यू टाला से कहता है कि तुम लोग नाव का इंतजाम करो, मैं जरा खेंसा से मिलकर आता हूं। इसके बाद मैथ्यू खेंसा के सैनिकों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। अब खेंसा मैथ्यू पर तीर चलाने लगती है, लेकिन मैथ्यू उसके तीरों से बचते हुए उसके बहुत से सैनिकों को टपका देता है। अब टाला मैथ्यू को अकेला लड़ता देख एक घोड़ा गाड़ी को लेकर आती हैं और मैथ्यू को उसमें जंप करने के लिए कहती हैं। इसके बाद मैथ्यू जंप करके गाड़ी में आ जाता है। फिर वो चारों एक नाव लेकर समुद्र के दूसरी ओर जाने लगते हैं। तभी अमीना को एक विजन आता है, जिसमें वो देखती हैं नैब शरीक ने उसके पूरे ट्राइब के लोगों को मारकर उनके घरों को जला दिया है। इसके बाद नैब शरीक उस तलवार से टाला के भाई को भी मार डालता है। ये देखकर अमीना टाला को बताती हैं कि नैब शरीक ने उसके भाई को मार दिया है, जिससे अब वह उस राज्य की रानी बन गई हैं। यह सुनकर टाला बहुत दुखी हो जाती है। तब मैथ्यू उसका दुख कम करने के लिए उससे कहता है कि हम नैब शरीक को उसके किए की सजा देकर रहेंगे। इसके बाद वो चारों किनारे पर उतर जाते हैं और मेमटॉप की कब्र की ओर बढ़ने लगते हैं, और आखिरकार वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो एंड्रू को की आंखों पर पट्टी बांधकर चारों सुरंग से होते हुए मेमटॉप की कब्र के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एंड्रू को मसाल की आग से डरकर घबराने लगता है। तब अमीना उसे समझाती हैं। इसके बाद वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अंदर पहुंचने पर उन्हें इजिप्ट के देवता की मूर्ति दिखाई देती है। अब अमीना मैथ्यू से उस मूर्ति को तोड़ देने के लिए कहती हैं। तब मैथ्यू एंड्रुको का गदा लेकर उस मूर्ति को तोड़ देता है, जिसमें से उन्हें एक प्राचीन अभिलेख मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मेमटॉप ने उस तलवार को पाने के लिए हजारों मासूम लोगों को मार डाला,
जिससे वह तलवार हमेशा के लिए श्रापित हो गई और जिससे मेमटॉप को उन निर्दोष लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। इन सब बातों से अब मेमटॉप बहुत परेशान रहने लगा। इसके बाद उसके घर एक बेटी पैदा हुई, जिसके पूरे शरीर पर उन सभी लोगों के नाम लिख जाते थे, जिसकी हत्या उस तलवार से होती थी। अब यह जानकर कि अमीना मेमटॉप की बेटी है, वह सभी हैरान हो जाते हैं। उसी में आगे लिखा होता है कि अगर उस श्रापित तलवार को खत्म करना है, तो उस तलवार से मेमटॉप की बेटी की हत्या कर दी जाए। और यही कारण था कि मेमटॉप अपनी बेटी नहीं मार सका और इसीलिए उसने उस बच्ची को अपने वफादार आदमी को सौंप दिया और फिर उसी तलवार को अपने सीने में घोंपकर जान दे दी। यह पढ़कर अमीना दुखी हो जाती हैं। तभी वहां पर खेंसा भी अपने लोगों के साथ आ जाती हैं और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। अब जैसे ही मैथ्यू उन पर अटैक करने वाला होता है, उससे पहले ही खेंसा के आदमी उस पर तीर चलाकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद खेंसा उन चारों को बंदी बनाकर नैप शरीक के पास लेकर जाने लगती हैं और उन्हें जाते समय उरूक देख लेता है। रात होने पर मैथ्यू को जंजीरों से बांध दिया जाता है। तभी वहां पर नैप शरीक भी आ जाता है, लेकिन मैथ्यू अभी भी बेहोश होता है और इसलिए नैप शरीक मैनपोर से कहता है कि मैं अभी इसे खत्म नहीं करूंगा। इसे मारने से पहले मैं इससे फाइट करूंगा और फिर इसे मार डालूंगा। यह सुनकर मैंने फौर उससे कहती है कि इसे ज्यादा देर तक जिंदा रखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन नैप शरीक उसकी बात नहीं मानता और वह उस तलवार से मैथ्यू के शरीर पर कट लगाकर वहां से चला जाता है। तभी टाला के पास उसका एक सिपाही आकर उससे कहता है कि नैप शरीक के खिलाफ युद्ध में हम आपके साथ हैं। इसके बाद मैनपोर अमीना को नैप शरीक के पास लेकर आती है, जहां वो नैप शरीक को बताती हैं कि यही बुक ऑफ सोल्स है। यह खूबसूरत लड़की तुम्हारी शक्तियों के लिए खतरा हो सकता है। यह सुनकर नैप शरीक अनुबिस को उसकी बलि देने का आदेश दे देता है। इसके बाद मैनपोर आग जलाकर अमीना को उसमें जलाने की तैयारी करने लगती है। वहीं मैथ्यू के जख्मों से खून टपकता है और जिसकी गंध से वहां बहुत सारे बिच्छू आने लगते हैं। अब टाला अपने जादू का प्रयोग करती है, जिसके बाद वह बिच्छू मैथ्यू के शरीर पर फैलकर काटने लगते हैं। जिसके बाद मैथ्यू के पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता है और उसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी ताकत से उन जंजीरों को तोड़कर नैपशरीक को ललकारता है और उनसे कहता है कि अगर अमीना को किसी ने छुआ भी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तभी नैप शरीक के सैनिक उस पर अटैक करने लगते हैं। अब मैथ्यू उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता है। वहीं उरुक भी अपने आदिवासी लड़ाके लेकर उस जगह पर पहुंचकर नैप शरीक के सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो तीरों पर आग लगाकर नैप शरीक के सैनिकों पर अटैक करने लगते हैं, जिससे मेनपोर को भी तीर लग जाता है और वह मारी जाती है। यह देखकर नैप शरीक को गुस्सा आ जाता है और तभी वह तलवार चमकने लगती, जिससे नैप शरीक शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद वो मैथ्यू पर तलवार से अटैक करने लगता है। अब मैथ्यू जैसे तैसे उससे बचता है। वहीं टाला अब एंड्रुको को समझाती हैं कि तुम डरपोक नहीं हो और अमीना को तुम्हारी जरूरत है। यह सुनकर एंड्रुको जोश में आ जाता है और फिर वो उस पिंजरे को तोड़कर नैपशरीक के सैनिकों पर टूट पड़ता है और अब टाला भी अपने सिपाहियों के साथ खेंसा से फाइट करने लगती है। वही एंड्रुको सैनिकों को मारते हुए नैपशरीक से फाइट करने लगता है। तब नैपशरीक उस तलवार से एंड्रुको पर कई अटैक करता है और फिर उस तलवार को उसके शरीर में घुसा देता है। इसके बाद एंड्रुको उस तलवार को लेकर आग में गिर जाता है, जिससे वह मारा जाता है। अब तलवार उसके हाथ से छूट जाने से नैप शरीक की शक्तियां कम होने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह मैथ्यू पर भारी पड़ रहा होता है। तब मैथ्यू अपना चाकू निकालकर खेंसा पर फेंकता, जिससे खेंसा भी मारी जाती है। यह देखकर नैप शरीक मैथ्यू की गर्दन पकड़कर उसे उछालकर दूर फेंकता है। तभी मैथ्यू अपने हाथों में बंधी जंजीरों से नैप शरीक के गले में फंसाकर उसे भी उसी आग में गिरा देता है, जिससे नैप शरीक भी जलकर मारा जाता है। इसके बाद मैथ्यू उस तलवार को पकड़कर उठा लेता है, लेकिन फिर भी वह तलवार के श्राप से दानव नहीं बनता है और तलवार उसके हाथ में आकर नीले रंग में चमकने लगती है, जो कि मैथ्यू की अच्छाई की वजह से हुआ है। अब अमीना मैथ्यू से कहती है कि इस तलवार को खत्म करने का टाइम आ चुका है। इतना कहकर अमीना मैथ्यू के पास आ जाती है, लेकिन मैथ्यू अमीना पर तलवार का प्रयोग करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अमीना से प्यार करने लगा था। लेकिन जब अमीना उसे समझाती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर से कोई शैतान आकर इस तलवार को प्राप्त करने की कोशिश करेगा
और यह तलवार हजारों निर्दोष लोगों की जान लेती रहेगी। इससे अच्छा यही है कि तुम मुझे खत्म कर दो। अब मैथ्यू तलवार को अमीना की ओर बढ़ा देता है। इसके बाद अमीना खुद को तलवार से होकर गुजरती है, जिससे अमीना और तलवार दोनों राख बनकर गायब हो जाते हैं। यह देखकर मैथ्यू दुखी हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू अकेले ही अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।